पिछले दिनों में भोपाल में था, वहाँ वीआईपी लोग बैठे हुए थे। वे वीआईपी ही थे, वे कवियों को सुन नहीं रहे थे, घूर रहे थे और उनको बार बार ये महसूस करवा रहे थे कि भाई तेरी वजह से हम यहाँ नहीं है, हमारी वजह से तू वहाँ खड़ा है। ऐसा नहीं, एक और नहीं, एक सांसद अगर घूर देगा तो कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन मित्रों, मैंने थोड़े 2-4 शेर पढ़े तो आगे बैठे अध्यक्ष ही सो गए। अब कितना बड़ा संकट आपको बताऊं कि कोई काव्य पाठ कर रहा है और सामने कोई बैठ के सो जाए, वो भी अध्यक्ष, वो भी वो जिनके पास पेमेंट है। अब मैंने कहा कि यार देखते वहाँ देखते हैं जहाँ के लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, इनकी तरफ देखते ही नहीं है, नजर नहीं टिकाएंगे। लेकिन मनुष्य स्वभाव, जा जाकर नजर वही टिके, जा जाकर नजर वही टिके। अब मैंने कहा कि थोड़ी देर तो मैंने संभाल लिया, फिर वो उपाध्यक्ष बैठे हुए थे, उनसे मैंने प्रार्थना करी। मैंने कहा भाई साहब इनको जगाओ, ये मेरा भविष्य सुधार है। तो कभी बाप वो बोला मैं क्यों जगाऊं, तूने सुधारा तू ही जगा। अच्छा है भाई। मैं बिल्कुल कम पारी यहाँ पर खेलने आ रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र की भूमि से हूँ, इसलिए मेरी बोलचाल में कहीं कहीं आपको मराठी के शब्द अनायास आते मिलेंगे। बिल्कुल तब आप समझ जाइएगा कि सरस्वती माँ के लिए जो हार गूंथा जा रहा था, उसमें मोगरे के साथ साथ कुछ गुलाब के फूल भी लग गए। मैं एक कविता, बिल्कुल छोटी सी कविता, स्वागत है दिलीप। भूमि का मुझे कविता जो मैंने लिखी उसकी प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली कि आप लोग जब थिएटर में जाते हैं तो आपको बैटरी बताने वाला वहाँ मिलता है। तो वो गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसको पूछा कि तुम्हारे कौन से दांत में दर्द है, तो उसने कहा कि ऊपर की बालकनी में 3 नंबर पे। मैंने इसी बात को पकड़ा और मैंने इस कविता का निर्माण किया। कविता अपनी भूमिका अपने आप बनाती जाएगी। स्वागत कि एक अजीबोगरीब कवि सम्मेलन का ऐलान किया गया। अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए कवियों को एक ही विषय देकर आमंत्रित किया गया। विषय श्रृंगार का था, विशाल था क्योंकि घर के बाहर का था। अच्छा। संचालक के हाथों में बंदूक थी, जेब में चाकू था, जाहिर था वो पेशे से डाकू था। अच्छा। श्रोताओं की कमी न थी क्योंकि खतरों से खेलने की उनकी पुरानी आदत थी। कड़ी सुरक्षा के बीच अध्यक्ष महोदय ने दीप प्रज्वलन किया और बुलेट प्रूफ जैकेट टटोलकर अपना स्थान ग्रहण किया। संचालक ने शुरुआत की, बोला मेरे से किसी भी कवि ने सम्मान वाले शेर की आशा नहीं करने का। 1 फायर किया तो खड़ा रहने का, 2 फायर किया तो बैठ जाने का। उसने 1 फायर किया। अब पहले कवि के कपड़ों की मैली मैली शान है, श्रोताओं को समझने में जरा भी अड़चन नहीं हुई कि जनाब के किराने की दुकान है। माइक पर आकर संचालक की ओर देखकर बोला कि मेरे और वक्त के भलाई को देखते हुए आइए, 5 किलो कविता की जगह 50 ग्राम वाला शेर मुलाजा फरमाइए। शेर तो रहा हूं, अब श्रृंगार सुना रहा है कि रिन से धुला लगता तेरा गोरा बदन, बालों से ब्राह्मी आवला वाली नारी लगती हो, ऐ मेरे शक्कर के बोरे सी गुलबदन, भाव गिरते ही प्यारी लगती हो। दूसरा कवि एक जाना सा मिठाई वाला था, नाम तो तोरा राम था लेकिन लोगों के लिए लाला था। माइक पर आकर बोला कि भाई किराने ने बहुत अच्छा शेर सुनाया और अपने व्यवसाय को साहित्य में स्थान दिलाया। अब मेरा शेर चखिए और आशीर्वाद दीजिए। लोगों के लिए वे चेचक के दागी सही, मेरे लिए तो घेवर है। तुम्हारी घुमाने वाली बातों में जलेबी से तेवर है, तुम्हारी चाशनी टपकाती मुस्कान ही मेरे लिए सब कुछ है। सुतर फेड़ी से बालों की सौगंध, एक तुम्हें मेरी बालूशाही हो, बाकी सब कुछ नेवर है। श्रोता तीसरे कवि की प्रतीक्षा करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे कि 4 फायर हो चुके हैं, फिर भी पट्टे के खर्राटे जारी है। हो न हो जरूर ये सरकारी कर्मचारी है, हो न हो जरूर ये सरकारी कर्मचारी है। अरे जल्दी से कुछ करो वरना समय से पहले ही भाग जाएगा। और एक ने बड़ी उपयोगी बात बताई कि 500 का नोट नाक के सामने धर दो, अभी जाग जाएगा। बहुत अच्छे। क्या 500 के नोट ने अपना कमाल दिखाया।
500 के नोट ने अपना कमाल दिखाया। तीसरे कवि को माइक के सामने लाया। माइक पर आकर बोला कि तुम मुझे सचमुच में चाहती हो तो मेरे ऑफिस क्यों आती हो, घर पे क्यों नहीं आती हो? ठीक है, शर्माती हो। अब की बार ऑफिस में आना है तो पीछे के दरवाजे से आना। दहेज का सारा रुपया एक पॉकेट में डालकर टेबल के नीचे से दे जाना और देखना खिड़की के सामने वाली कतार में खड़ी मत रहना। खिड़की के सामने वाली कतार में खड़ी रही तो आदर्शों के साथ बह जाओगी। ये सरकारी खिड़की है जाने मन, इसका खुलने और बंद होने का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी भर कुंवारी रह जाओगी, जिंदगी भर कुंवारी रह जाओगी। चौथा कवि सीधे सीधे माइक पर आ सकता था, वो वहां आया संचालक के पीछे से होते हुए। माइक पर आकर संचालक की ओर देखा, दोनों में कुछ समझौते हुए। श्रोता समझ गए कि दाल में जरूर कुछ काला है। अरे कपड़े दूसरे पहन रखे हैं तो क्या पहचान नहीं पाएंगे कि बंदा वर्दी वाला है? उसने शकी नजरों को टटोल कर राज खोला और बोला कि पानी मिलाना है तो कौन साले को मगरमच्छ से वैर लेना है। अरे डाकू संचालक तो इतना ही इशारा किया कि मैंने तुमको चांस दिया, तुमको मुझको देना है। मित्रों, मुझसे प्यार न कर सको तो कोई बात नहीं, इस कविताओं से प्यार कर लेना और कविता पसंद आ गई तो बेझिझक इस वर्दी वाले को अपने दिल में गिरफ्तार कर लेना। अब वो श्रृंगार कर रहा है कि वर्दी दे दी और कहते हो कि नीली साड़ी वाली से प्यार करो। एक डंडा हाथ में थमा दिया और कहते हो कि AK-47 पर वार करो। श्रृंगार भी कीमत मांगता है मित्रों, उसे सस्ता मत समझ लेना। एक टटपुंजिया पगार दे दिया और कहते हो कि हफ्ता मत लेना। उन्होंने प्यार किया तो पाप है और वर्दी वालों ने किया तो पाप है। जाने दो यारो, प्यार तो वर्दी वालों के नसीब में नहीं होता है। पर एक बेनती करता हूँ कि जब हम आपके बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए जाते हैं तब हमारे बाल बच्चों की सुरक्षा कर लेना, क्योंकि उनका उस समय कोई नहीं होता है। उनका उस समय कोई नहीं होता। अंत में संचालक ने अपने लिए फायर किया और अपने खूनी दिल को शायर किया। बोला फूलन, तेरे बाप से जाकर कह दे कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मैंने उनसे पिछले साल ही लूट लिया था। अब तो बस मुझे तू चाहिए। अरे हम डाकू है, कई मंदिरों को तोड़े हैं और कई मंदिरों में जाकर हाथ जोड़े हैं। अरे मैयाशी करने वालों को भी प्यार करने वाला कोई चाहिए। अरे हम दुनिया में आग लगाते हुए घूमते हैं, हमारे चूल्हे में आग लगाने वाला भी कोई चाहिए। तुम्हारी बम सी आंखों में किसी और के लिए प्यार देखा तो रिमोट कंट्रोल से उड़ा लूंगा और पाताल में भी जाकर छुपोगी तो छोड़ा लूंगा। मित्रों, एक श्रृंगार के विषय को लेकर कई विषयों की व्याप्ति हुई और कभी आते तो और मुद्दे उछलते और श्रोताओं को प्यासा रखकर कवि सम्मेलन की समाप्ति हुई। कवि